हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम प्राथमिक गणित भाग 2 दास गुप्ता के चैप्टर 2 में लिखे प्रश्नावली 2A के प्रश्नों का हल देखेंगे। हम इस प्रश्नावली के हर प्रश्न को एक एक करके हल करेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2A में लिखे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हल निकालेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस एक्सरसाइज में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन है 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। पहला, जब x = 1 हो तथा दूसरा जब y = 5 हो। ठीक ना। यानी इस प्रश्न में हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो y के जगह पे खाली है ना, हमें उस जगह को भरना है y के वैल्यू से, और इस प्रश्न में x के जगह को भरना है। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर में हमारे पास देखो दो प्रश्न है ना, इसलिए पहले भाग के लिए हम लिखते हैं। पहले भाग के लिए क्या करेंगे कि x का वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे 3 और x के जगह पे कितना 1 और -2 है, 2y है सॉरी, और +1 और बराबर में 0। ठीक ना। तो इसे हल करें तो 3 - 2y + 1 बराबर में 0। यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं अचर पद और चर पद दोनों एक ही तरफ है। तो हम क्या करेंगे कि एक तरफ यानी बाएं पक्ष में चर को छोड़ेंगे और दाएं पक्ष में किसको ले जाएंगे? अचर को। ठीक ना। तो यहाँ हो गया -2y बराबर में 4। तो हमें तो y का वैल्यू चाहिए ना, y बराबर। तो क्या करना है कि इस -2 को हटाना है। कैसे हटाएंगे? क्योंकि यहाँ गुना में है तो -2 से दोनों तरफ क्या करेंगे? भाग करेंगे। -2 से माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4। तो यानी y बराबर कितना आ गया? 4। तो इस खाली स्थान में हमको क्या रखना है? 2। ठीक। और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे के लिए मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए दूसरे प्रश्न को हम इसी प्रकार से हल करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे प्रश्न के लिए y का वैल्यू दे रखा है 5, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? समीकरण में y की जगह पे 5 रखेंगे। तो क्या है समीकरण? 3x है ना -2y। तो y की जगह पे कितना रखना है? 5 + 1 और बराबर में 0 हो गया। ठीक। या 3x, तो यह हो गया 10 + 1 बराबर में 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो 3x और ये -9 हो जाएगा बराबर में 0, और 3x और क्योंकि चर और अचर एक ही तरफ है तो ये अचर को उस तरफ ले जाएंगे तो +9 हो जाएगा। हमें तो क्या चाहिए? x चाहिए। वह यहाँ 3x है तो 3 से भाग कर देंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ भाग करेंगे। ठीक। तो 3 3 9, तो x बराबर कितना हो गया? 3। ठीक। तो ये हो गया पहले प्रश्न का हल। तो हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में सही या गलत कथन को पहचानें। ठीक ना। तो प्रश्न 2 का 1। तो प्रश्न 2 का पहला प्रश्न ये है कि समीकरण 5x - 2y बराबर में 7 का एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4 है। तो हमें बताना है कि क्या यह कथन सही है या गलत है। तो हम पहले जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो हमारे समीकरण क्या है? तो हमारे लिए समीकरण क्या है? 5x - 2y और बराबर में इतना। तो बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक ना। ब से बायां और पी से प से पक्ष। ठीक ना। तो बायां पक्ष है ना। तो बायां पक्ष में क्या है? 5x - 2y इतना। तो x की जगह पे कितना रखना है हमें? देखो 3 है तो यहाँ रखेंगे x की जगह पे 3 -2, और y की जगह पे कितना है? 4 है तो 4 रखेंगे। ठीक ना। या तो 5 दिया 15 और -8 कितना हो जाएगा? हल करेंगे तो आ जाएगा 7। तो बाएं पक्ष में कितना आया? 7, और दाएं पक्ष में कितना है? 7 है। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए है ना, इसीलिए समीकरण संतुष्ट हो गया। और हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 4 इस समीकरण का हल है। तो ये जो कथन कह रहा है ये कथन सही है। तो क्या लिखेंगे? सही है, सही है। ठीक। प्रश्न 2 का 2, जिसमें कथन लिखा हुआ है कि प्रत्येक समीकरण युग्म ax + by + c बराबर 0 dx + ey + f बराबर 0 का एक हल होता है ना। यानी कथन कह रहा है कि इस प्रकार से अगर जब भी हमें समीकरण युग्म मिलता है तो उसका एक हल होगा। क्या ये बात सही है? हाँ? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि समीकरण का हल यानी समीकरण युग्म का हल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर है तो एक हल भी हो सकता है और अनेक हल भी। ठीक ना। तो इसमें कह रहा है एक हल होगा। क्या ये बात सही है? नहीं है सही है ना। इसीलिए हम क्या कहेंगे? उत्तर में लिखेंगे गलत, गलत है ना। यानी यह कथन गलत है। तो अगला प्रश्न है अविरोधी समीकरण युग्म a1x + b1y बराबर में c1 और a2x + b2y बराबर में c2 का केवल एक हल होता है ना।
अब हमें बताना है कि ये जो कथन लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। तो चूंकि कह रहा है कि समीकरण अविरोधी है, देखिए अविरोधी समीकरण युग्म, यानी ये जो समीकरण है ये अविरोधी समीकरण युग्म है ना। और हम जानते हैं कि कोई भी अविरोधी समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होता है ना। और इसीलिए यह कथन क्या हो गया, सही है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे क्या कि कथन सही है, कथन सही है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, चार के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए, 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपद समीकरण 4x प्लस पी वाई बराबर -8, 2x प्लस 2y बराबर 2 का अद्वितीय हल होगा। यह एक कथन है और यह सही है या गलत, इसकी जांच करके हमें बताना है, ठीक ना। तो हमें कह रहा है कि समीकरण युग्म है, क्या है, समीकरण युग्म है 4x प्लस पी वाई बराबर में है -8 और दूसरा समीकरण x प्लस 2x प्लस 2y बराबर में -2, है ना। इस प्रकार से समीकरण युग्म है और कथन कह रहा है कि 4 के अलावा p के सभी मानों के लिए इस समीकरण का अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। यानी अगर हम p के बराबर में 4 रखते हैं, p बराबर अगर 4 रखते हैं तो इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, लेकिन 4 के अलावा अगर 4 के अलावा p का कोई सा भी वैल्यू लेते हैं ना तो इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक ना। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन है, अद्वितीय हल होने के लिए हम जानते हैं कि एक समीकरण ऐसे है ax b y प्लस सी बराबर में 0, है ना, और दूसरा dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर में 0। अगर a बट्टे डी बराबर नहीं है b बट्टे ई के तो इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, ठीक ना। तो अगर इस प्रकार का कंडीशन इस दोनों समीकरण द्वारा उत्पन्न होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ये कंडीशन को देखें। तो पहला a के जगह पे कितना है 4 और d के जगह पे 2 है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 4/2, है ना। और p के जगह पे हमको क्या लेना है, 4 के अलावा कुछ भी ले लेना है, 4 के अलावा कुछ भी, 4 से कम या ज़्यादा कुछ भी ले लेंगे, लेकिन 4 के अलावा कुछ लेना है। तो 4 के अलावा हम क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं 1 ले लेते हैं या फिर 2 ले सकते हैं या फिर 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, है ना। सॉरी 4 तो नहीं लेना है, 3 तक ले सकते हैं। और ई के जगह पे कितना है 2 है। तो अगर हम 4 के अलावा अगर कोई भी संख्या लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हो जाता है, ये दोनों बराबर नहीं होता, यानी इतना बटे इतना और इतना बटे इतना बराबर नहीं होता, है ना, यही ना। तो इसीलिए ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण युग्म क्या है, अविरोधी, और अविरोधी समीकरण का अद्वितीय हल होता ही है ना। इसीलिए ये जो कथन लिखा हुआ वो क्या है, सही है, सही है, ठीक ना। अब तीसरा प्रश्न है, समीकरण युग्म 3x प्लस ए वाई बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 है, तो a और b का मान बताएं। यानी हमारे पास दो समीकरण है, पहला है 3x ay बराबर 1, यह समीकरण पहला, और दूसरा समीकरण है bx माइनस 2y बराबर में 3, यह समीकरण दूसरा है ना। और हमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 2 इस समीकरण के हल है, ठीक ना। तो a और b का वैल्यू बताएं। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से a का वैल्यू और समीकरण 2 से b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ x बराबर 1 और y बराबर 1 दे रखा है, तो हम दोनों समीकरण में एक एक करके x और y का वैल्यू रखेंगे और a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले समीकरण 1 से काम करते, तो समीकरण 1 क्या है, 3x ए वाई बराबर में 1 और x बराबर कितना है 1, तो 3 के जगह पे 3 और x के जगह पे 1, फिर प्लस a के जगह पे a और b y के जगह पे 2 बराबर में कितना है 1 या, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, या 3 प्लस 2a बराबर में कितना, ये कितना है 1, तो बराबर में 1। तो अचर और चर, तो यहाँ संकेत और संख्या दोनों एक ही तरफ है, हम संख्या को उधर ले जाएंगे, इधर बचेगा 2a बराबर में हो जाएगा कितना 1 माइनस 3, ठीक। इसको हल करेंगे तो होगा 2a बराबर में -2, तो हमें तो a चाहिए ना, तो a चाहिए तो 2 से दोनों तरफ भाग करो, तो a बराबर कितना हो जाएगा
इतना से इतना कटेगा, इतना से इतना कटेगा तो -1, ठीक। तो a बराबर कितना हो गया, -1, ठीक। इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ठीक ना। तो समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है, bx प्लस -2y बराबर कितना 3। तो यहाँ भी x का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1। तो b का b और x की जगह 1, -2 अगुने y की जगह पर 2 बराबर में 3, या b गुने 1 b हो जाएगा -4 बराबर में कितना 3, या माइनस, चूँकि संकेत और संख्या एक ही तरफ है, संख्या को हम उस तरफ ले जाएंगे तो इधर बचेगा b और उधर बचेगा 3 उधर जाएगा, सॉरी 3 और प्लस 4 उधर हो जाएगा, है ना। 4 उधर जा करके प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, b बचेगा इधर 4 और प्लस 3 7, कितना 7 हो गया, ठीक ना। तो b का वैल्यू कितना हो गया 7, ठीक। तो a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू कितना 7 हो गया। तो अगला प्रश्न है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। यानी हमें दिया गया है एक समीकरण, दो चर वाले एक समीकरण है जो है x प्लस वाई और बराबर में 6, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस एक समीकरण के कितने हल होंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि एक किसी समीकरण का, यानी दो चर वाले समीकरण का जो हल होता है x और y का वह वैल्यू होता है जो इसको संतुष्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें x का और y का वैल्यू खोजना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अगर हम गौर करें तो x का 0 वैल्यू और y का जो है 6 वैल्यू ये समीकरण को संतुष्ट कर सकता है, या फिर x बराबर 1 और y बराबर 5 भी, फिर x बराबर 2 ये और y बराबर 4 भी, x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना 3, फिर x बराबर कितना 4 और y बराबर 2, फिर x बराबर 5, y बराबर कितना 1। तो इस प्रकार से तो हम खोजे तो बहुत सारे हल मिलेंगे, यानी अनगिनत मिलेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रश्न है समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अनगिनत हल, है ना। तो 5 का पहला प्रश्न है, वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है डैश समीकरण कहलाता है। यानी वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है उसे क्या कहते हैं, है ना, वहाँ पे रखना है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि जिस समीकरण युग्म के सिर्फ एक हल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अविरोधी समीकरण कहलाते हैं, है ना। अविरोधी समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अविरोधी, ठीक ना। अविरोधी समीकरण के एक और केवल एक हल होते। तो 5 का दूसरा प्रश्न है, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल न हो डैश समीकरण कहलाता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, वो यहाँ पर खाली जगह पे रखना है ना। तो हम जानते हैं कि ऐसा समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसे विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी समीकरण युग्म। तो क्या होगा यहाँ पर, विरोधी, है ना। खाली स्थानों को क्या करना है, भरना है। 5 का पहला और 5 का जो दूसरा प्रश्न है वह खाली स्थानों यानी रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाला प्रश्न है। अब 6 का पहला प्रश्न है, युगपद समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे, है ना। यानी इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो यहाँ पे हमें समीकरण युग्म दे रखा है, समीकरण युग्म यानी दो समीकरण है। पहला है 2x प्लस 3y बराबर में 8, है ना। 8 बराबर के उस पार है, हम इस पार भी लिख सकते हैं, या दूसरा है 4x प्लस 6y बराबर में 7 है, ठीक ना। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि इसके अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात को हम ऐसे निकालते हैं, यहाँ 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/7। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, है ना। और ये तो नहीं है उभयनिष्ठ, इसलिए क्या हो गया 1/2 बराबर में 1/2 और बराबर नहीं है 8/7 के, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन सी शर्त पूरी होती है, a/d बराबर b/e और बराबर नहीं है c/f के, है ना। और ऐसा अनुपात अगर होता है तो हम क्या कहते हैं कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण विरोधी हो जाएगा और उसके कारण इस समीकरण का कोई हल नहीं है। इसीलिए इस समीकरण युग्म का क्या है, कोई हल नहीं
है, ठीक ना, कोई हल नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। फिर अगला प्रश्न है युगपद समीकरण x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 4y बराबर 16 के कितने हल होंगे। यानी हमारे पास फिर से दो समीकरण दे रखा है ना, समीकरण युग्म दे रखा है। यह समीकरण है x प्लस 2y माइनस 8 बराबर में 0, ठीक। और दूसरा समीकरण ये रहा जो लिखा हुआ है 2x प्लस 4y और 16, क्योंकि उस पार है हम इस पार लिखेंगे तो हो जाएगा -16, ठीक ना। तो इस प्रकार से एक जोड़ा समीकरण हमारे पास है और पूछा जा रहा है कि इसके कितने हल होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अनुपात निकालेंगे, है ना। इस साइड निकाल लेते हैं अनुपात, क्योंकि ऊपर प्रश्न है ना। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका गुणांक कितना है 1 है और यहाँ इसका गुणांक 2 है, तो 1/2 हो गया। फिर इसका गुणांक कितना है 2 और इसका गुणांक कितना है 4, तो ऐसे फिर देख रहे हैं तो यह -8 और -16, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 8 एकम 8, है ना, और 8 दूना 16, तो क्या हो गया 1/2 बराबर में 1/2 और बराबर में 1/2। तो ये कौन सा क्राइटेरिया पूरा होता है, A/D, है ना, और B/E बराबर है क्या C/F के। तो इस प्रकार के कंडीशन को जब पूरा करता है कोई समीकरण युग्म तो हम क्या कहते हैं, ऐसे समीकरण युग्म को हम कहते हैं आश्रित समीकरण, ठीक ना। और आश्रित समीकरण के कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल, है ना। तो इस समीकरण के अनगिनत हल होंगे, ठीक। अब अगला है समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 और 6x प्लस 5y बराबर 11 के कितने हल होंगे। फिर से वही बात है ना। तो उत्तर में लिखेंगे हमारे पास दो समीकरण है, यानी एक जोड़ा समीकरण जो कि है कितना 2x प्लस 3y और चूँकि 7 उधर है तो इधर लिख लेते हैं बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण है 6x प्लस 5y, है ना, और 11 -11 क्योंकि यही पार लिख लेते हैं ना। तो इस प्रकार से एक जोड़ा समीकरण है, हमसे पूछा जा रहा है इसके कितने हल होंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 है तो 2 और बट्टे में 6 और बराबर हम देख रहे हैं 3/5। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2/6 और 3/5 एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह समीकरण किस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, A/D बराबर नहीं है किसके B/E के, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस क्राइटेरिया को पूरा करता है और इस शर्त को पूरा करने वाले जो समीकरण युग्म होते हैं उसके क्या कहते हैं, अविरोधी समीकरण कहते हैं। और अविरोधी समीकरण के क्या एक और केवल एक यानी द्वितीय हल होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ कौन सा इस समीकरण युग्म का क्या है, अद्वितीय हल होंगे, ठीक। तो अगला प्रश्न है 7 जिसमें लिखा है यदि युग्म समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के लिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इन समीकरणों के कितने हल होंगे, है ना। यानी इस समीकरण युग्म के ये कंडीशन दे रखे हैं कि यह समीकरण इस कंडीशन को पूरा करता है, तो यहाँ पर इसके कितने हल होंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर A/D बराबर नहीं है B/E के, यानी इस कंडीशन को पूरा करता है, ये इंडिकेट करता है, ये संकेत करता है कि समीकरण युग्म अविरोधी है ना। और अविरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, अद्वितीय यानी एक और केवल एक, है ना, एक और केवल एक हल, है ना। तो 7वें प्रश्न का आंसर है एक और केवल एक हल, ठीक। अगला है 8वां प्रश्न जिसमें 3 भाग हैं, पहला दूसरा तीसरा, और प्रत्येक भाग में हमें एक जोड़ा समीकरण दिया जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि समीकरण विरोधी है या अविरोधी है या आश्रित है, ठीक ना। तो सबसे पहला भाग में लिखा है 5x - 3y - 11 बराबर 0 और 6y - 10x प्लस 22 बराबर 0, ठीक ना। करेंगे कि इन समीकरण युग्म से, है ना, चर के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, ठीक ना, अनुपात। तो पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है 5 और दूसरे समीकरण में x कहाँ है ये रहा, तो और x का गुणांक कितना हो गया -10, है ना, -10, ठीक। फिर y का गुणांक कितना है -3 और यहाँ दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है 6 है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे किसका
अचर पद तो -11 है पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में कितना है 22 है। ठीक, तो इस अनुपात को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा 1/2 है ना, -1/2 और यहाँ भी -1/2 क्योंकि 3 एकम 3 है ना, और 3 दूना 6, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक ना, तो यहाँ भी -1/2 बराबर में -1/2। तो ये किस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, A/D बराबर B/E और बराबर C/F के। तो इस क्राइटेरिया को यानी इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। और कोई भी समीकरण युग्म जो इस प्रकार के कंडीशन को पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं, आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, आश्रित। क्या लिखेंगे, आश्रित, है ना, आश्रित। ठीक, तो उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं, उत्तर में आश्रित। ठीक, फिर अगला प्रश्न है इसी प्रकार का जिसमें चर जो है R है और S है, पहले समीकरण में भी और दूसरे समीकरण में चर क्या है, R और S। ठीक है, तो यहाँ भी हम अनुपात निकालेंगे तो R का फिर लिखेंगे बराबर, ठीक, S का अनुपात लिखेंगे कितना है -3 और दूसरे समीकरण में S का गुणांक कितना है 6। ठीक, फिर बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो अचर पद है बराबर के उस साइड है, हम तो इस साइड ला करके काम करते हैं ना, तो इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा -8 और 9 भी उस साइड में है, बराबर के दाएं पक्ष में हम बाएं पक्ष में ला करके काम करेंगे तो कितना होगा -y। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, है ना, तो यहाँ होगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 बराबर में 1/2, लेकिन बराबर नहीं है 8/9 के। तो ये कौन से क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, ये कौन से क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, ये A/D बराबर B/E और बराबर नहीं C/E क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, यानी इस शर्त को पूरा कर रहा है ना। और इस शर्त को जो भी समीकरण युग्म पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं, विरोधी समीकरण के। तो क्या कहते हैं, विरोधी। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है, विरोधी, यानी दूसरे प्रश्न में जो समीकरण युग्म दे रखा है वो क्या है, विरोधी समीकरण युग्म है। ठीक, अब तीसरा प्रश्न जो है, तीसरे प्रश्न में चर जो है L है और दूसरा चर M है। ठीक ना, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे चरों का। तो इसमें L का गुणांक कितना, गुणांक 3/2। फिर दूसरे समीकरण में L का गुणांक है 9 बराबर में क्या लिखेंगे, M का गुणांक कितना है 3/5 और बट्टे में क्या माइनस देख रहे हैं -10 है तो -10। ठीक ना, -10 यहाँ देंगे और बराबर में चूँकि 7 बराबर के उस पार है, इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा -7। फिर इसी प्रकार दूसरे समीकरण में 14 भी बराबर के उस पार है, इस पार लाएंगे तो कितना होगा -14। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं 3/2 अगुने 1/9 लिख सकते हैं, बराबर क्योंकि यहाँ माइनस हो गए तो 5/3 अगुने में 1/10, है ना, बराबर में क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूना 14 तो 1/2 हो जाएगा, इसे में कह सकते हैं। पर फिर हम इसे सॉल्व करें तो 3 एकम 3, 3 3 9, 5 एकम 5, 5 दूना 10, है ना। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर में 1 बच रहा और नीचे में 6, बराबर नहीं है, देख लीजिए बराबर है ही नहीं, है ना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो बराबर है ही नहीं। तो पहला ही जब बराबर नहीं हुआ, यानी जब पहला ही अनुपात बराबर नहीं हुआ तो अगले अनुपात का जिक्र ही नहीं करेंगे। ठीक ना, अब इसी में हम देख रहे हैं कि कौन से कंडीशन को पूरा कर रहा है, A/D नॉट इक्वल टू क्या, बराबर नहीं है B/E के, बराबर नहीं है B/E के, है ना, यानी A/D बराबर नहीं है B/E। और इस कंडीशन को पूरा करने वाले समीकरण युग्म को क्या कहते हैं, विरोधी। क्यों विरोधी, अविरोधी। ठीक ना, तो हम क्या लिखेंगे, अविरोधी, विरोधी। ठीक ना, तो तीसरे प्रश्न में जो समीकरण युग्म है वह अविरोधी समीकरण युग्म है। ठीक, तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2A के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हल निकाला जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। ठीक।